स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेन ऑफ लाइफ और इस नई सीरीज में जिसका नाम है इंडिपेंडेंस मंथ स्पेशल। दोस्तों, इन 5 एपिसोड्स के सीरीज में हम लोग हमारे उन महान सैनिकों की शौर्य गाथा सुनेंगे जिनके कारण आज आप और मैं हमारे इस भारत देश में शांति से जी रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस 5 एपिसोड्स के शौर्य गाथा सीरीज की। सबसे पहले एपिसोड में बात करेंगे भारत के जाबाज सिपाही, राष्ट्रभूषण, राष्ट्र गौरव, महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किए हुए भारत के महान रत्न सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव जी के बारे में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के टॉप राइट साइड में एक आई आ रहा होगा, आई। अगर आपके पास समय है तो आप वो वीडियो देखिए। वो एक 40 मिनट का वीडियो है और उसमें योगेंद्र यादव जी ने अपनी जीवन कथा खुद कही है और मैंने भी मेरा जो इंस्पिरेशन है वो उसी वीडियो से लिया है। तो जाहिर सी बात है, जितना मैं बताऊंगा आपको उससे जो आपको पैट्रियोटिज्म की भावना आएंगी, देशभक्ति आएंगी, उससे कम से कम 100 टाइम्स ज्यादा आपको वो वीडियो देखने पर आएंगे, क्योंकि वो खुद योगेंद्र यादव जी ने कही है। तो इसीलिए अगर 40 मिनट आप निकाल सकते हो अभी, तो उस आई के ऊपर क्लिक कीजिए, मेरा वीडियो देखने के बजाय वो वीडियो देखिए। योगेंद्र यादव जी का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी करण सिंह जी ने खुद 1965 और 71 की वॉर में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। महज 16 साल की उम्र थी योगेंद्र यादव जी की जब अपने भाई के सुझाव पर उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि वो पहले ही अटेम्प्ट में तीनों एग्जाम्स क्लियर करेंगे। तीनों मतलब फिजिकल, मेंटल और रिटर्न पेपर। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने तीनों एग्जाम्स क्लियर किए और महज 16 साल 5 महीने की उम्र में उनकी पोस्टिंग हुई कश्मीर घाटी में। 1999 के मार्च में जब सर अपनी छुट्टी खत्म कर वापस कश्मीर घाटी आए, तब उन्हें बताया गया कि आपको अब जाना है द्रास सेक्टर। रॉ इनपुट ये था कि 4-5 टेररिस्ट घुस आए हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि पाकिस्तान आर्मी ने भारत की कुछ पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। वो जो एरिया था बहुत हाई एल्टीट्यूड पर था, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती थी। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान में करार हो चुका था कि विंटर के सीजन में दोनों सेनाएं थोड़ा नीचे आ जाएंगी, जिसके कारण दोनों सैनिकों की रक्षा हो सके। और उसी समझौते के तहत भारत की सेना तो नीचे आ गई, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा भारत की पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर वॉर होगा तो गन, बुलेट, सैनिकों के लिए खाना, ये सारी चीजें तो लगेगी। और इतने ऊपर ये चीजें कौन लेकर जाएगा? सर की उम्र थी 19 साल। तो ऐसे युवा लोगों को, युवा जवानों को ये काम सौंपा गया। चलो एक अंदाज लगाते हैं कि कितना ऊपर होगा। सर जब सुबह 5:30 बजे अनाज, गन ये सब लेकर निकलते थे, तब वो पहुंचते थे अगले दिन सुबह 2:30 बजे। मतलब 21 घंटा लगातार चलना, तब जाकर आप पहुंचोगे ऊपर। 16,500 फीट की ऊंचाई पर सर लगातार 22 दिन चले। सोचिए आप, 21 घंटा 24 घंटे में से, और ऐसे 22 दिन लगातार, कितना होता है? मतलब यूं समझ लो कि 22 दिन में से 20 दिन तो बस वो चलते ही रहे। इतना स्टेमिना सिर्फ 19 साल की उम्र में। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जज्बे, जुनून के कारण सर को घातक प्लाटून में शामिल किया गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, सबसे ऊंची चोटी यानी टाइगर हिल को कैप्चर करना। देखिए, टाइगर हिल एक चट्टान जब होती है ना, तब चट्टान पर चढ़ने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। और पाकिस्तान आर्मी को यह बात मालूम थी कि इंडियन आर्मी कभी भी उस साइड से नहीं चढ़ेगी जो सीधे 90 डिग्री है। मतलब सोचिए, सीधी सी चढ़ाई, वहां से चढ़ना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए पाकिस्तान ने यह सोचा था और वहां पर बहुत कम फोर्स तैनात की थी, लगभग कह लीजिए कि ना के बराबर। इसीलिए, और ये तो घातक प्लेटून था, इनकी तो सोच ही अलग होती है। उन्होंने ये सोचा, दुश्मन को ये मालूम नहीं कि हम वहां से चढ़ सकते हैं,
घातक प्लेटून चढ़ेगी तो 90 डिग्री साइड से ही। तो 90 डिग्री साइड से चढ़ना स्टार्ट हो गया। क्या होता था प्लान? रात को चढ़ना है, जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर जाना है, लेकिन सुबह नहीं चढ़ना, क्योंकि अगर दिन की रोशनी में दुश्मन की सेना ने हमें देख लिया तो फायरिंग में कई जवान घायल या फिर उसके अंदर वो शहीद भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या करते थे, रात को चढ़ते थे और दिन में पत्थरों के पीछे छिप जाते थे। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा और दुश्मन की कोई हलचल नहीं थी। जब टाइगर हिल की चोटी बस 50 या 60 मीटर दूर होगी, तब चढ़ते चढ़ते अंधेरा था। अब भारतीय सेना को यह थोड़ी मालूम था कि नीचे क्या है। जैसे ही थोड़ी पत्थरों की हलचल हुई, दोनों ओर से फायरिंग स्टार्ट हो गई। दोनों ओर से मतलब क्रॉस फायरिंग। चट्टान के इस बाजू और उस बाजू दोनों साइड पर पाकिस्तान के टैंक थे और अंधेरे के कारण यह बात इंडियन आर्मी को पता नहीं थी। कई जवान मारे गए, बस थोड़े ही थे जो ऊपर सही सलामत पहुंच सके। सोचिए आप, इतना थके हुए थे वो लोग, इतने दिनों से चल रहे, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, जो पाकिस्तान के टेंट ऊपर लगाए थे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान को इस बात का पूरा भरोसा था कि वो लोग बचे हुए भारतीय जवानों को आसानी से मार देंगे, लेकिन उन्हें यह बात कहां मालूम थी कि हमारे जवान इतने ऊपर मरने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए आए हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच में 5 घंटे लगातार फायरिंग चलती रही। अब जाहिर सी बात है, इंडिया के जो सैनिक थे वो नीचे से ऊपर चढ़े थे और पाकिस्तान का तो टेंट ही ऊपर बना था। इसीलिए पाकिस्तान के पास में गोला बारूद भारत से कई गुना ज्यादा था। तो योगेंद्र यादव जी और उनकी टीम ने यह प्लान बनाया कि क्यों ना फायरिंग को स्टॉप कर दिया जाए। उन्होंने फायरिंग बिल्कुल बंद की। अब पाकिस्तान के लोगों को तो पहले से ही भरोसा था कि भारत तो हारने ही वाला है, और ऊपर से उन्हें यह लगा कि इनका गोला बारूद खत्म हो गया है या फिर ये सारे लोग मारे गए। उसी कॉन्फिडेंस में, या कह लीजिए उसी ओवर कॉन्फिडेंस में, 15-20 मिनट के अंदर पाकिस्तान सैनिक जो पत्थरों के पीछे छिपे थे वो बाहर आ गए, और जैसे ही मौका मिला सही समय पर इंडियन सैनिकों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसके अंदर पाकिस्तान के लगभग सारे सैनिक मारे गए। बस एक सैनिक बच गया जिसने पीछे जाकर उनका जो पिछला वाला टेंट था वहां पर जाकर सैनिकों को यह बता दिया कि इंडियन सेना आ गई है और आप जल्दी से सामान लेकर, बहुत सारे गन्स, अलग अलग मिसाइल्स लेकर आ जाओ। महज 30 मिनट के अंदर 30 से 35 पाकिस्तानी जवान वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जोरदार फायरिंग स्टार्ट की। वो ग्रेनेड्स फेंकने लगे और एक ग्रेनेड योगेंद्र यादव सर के पास में आकर गिरा, जिससे उनके घुटने को जोरदार आघात हुआ। सबसे पहले तो उन्हें लगा कि अपना पैर कट चुका है। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उनके पैर को हाथ लगाया तब उन्हें पैर महसूस हुआ। उनको लगा कि चलो पैर तो है, लेकिन दर्द तो बहुत हो रहा था, तो उन्होंने फर्स्ट एड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं ना, उसके अंदर जो वेपन्स होते हैं, बड़े वेपन्स जैसे स्नाइपर, मशीन गन, इन सब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो पाकिस्तानी सेना लगातार ऐसे वेपन्स को टारगेट कर रही थी, और स्नाइपर मैन हमारा थोड़ा इंजर्ड हो गया था। तो सर को ऑर्डर्स मिले कि जाओ और स्नाइपर मैन की यहां पर जाके उसकी रक्षा करो और स्नाइपर को संभालो। और सर ने स्नाइपर की और उस पत्थर के पीछे जहां पर स्नाइपर थी वहां पर जाना स्टार्ट कर दिया। वापस एक ग्रेनेड आया और इस बार वो ग्रेनेड सर के आंखों के सामने से गुजरा, जिसके कारण उनके नाक का यहां से खून निकलने लगा और उनको यह लगा कि वो अंधे हो चुके हैं, क्योंकि उनकी रोशनी बिल्कुल ही चली गई, क्योंकि सारे मुंह पर खून ही खून था। उनके पास फर्स्ट एड का भी मौका नहीं था। बस वो जुनून था अंदर और देशभक्ति थी, देश प्रेम था, इसलिए वो चलते रहे। सर की इंटरव्यू में इस मोमेंट पर सर ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी भी काम को पूरे एफर्ट के साथ करोगे और वो करते वक्त अगर तुम्हारी सारी शक्ति खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस काम के प्रति आपके मन में आस्था बनी रहे, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे शरीर के अंदर संचारित होती है। और इस बात का प्रूफ आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आते हैं हमारी शौर्य कथा के ऊपर। तो योगेंद्र यादव जी कैसे तो करके उन स्नाइपर मैन के पास पहुंच गए
और जाकर उन्हें कहा कि पहले मेरा फर्स्ट एड कर दीजिए। स्नाइपर मैन ने कहा कि आप कुछ राउंड स्नाइपर के फायर कीजिए, तब मैं आपका फर्स्ट एड कर देता हूं। सर ने कहा ठीक है। और जैसे ही वो स्नाइपर के राउंड्स फायर कर रहे थे, उनकी नजर उन स्नाइपर मैन के ऊपर पड़ी। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया ही था फर्स्ट एड करने के लिए, तभी दुश्मन की गोली सीधे जाकर उस स्नाइपर मैन के सर में लगी। और सर के एक साथी थे अनंत राम जी, जो कि उनके बगल में ही थे। उन्होंने उनको बताया कि अरे देख, सर को गोली लग गई है। उन्होंने कहा क्या? बस यही उनके भी आखिरी शब्द थे। दुश्मन की गोली सीधा उनके शरीर को आर पार कर दूसरी जगह से निकल गई। और देखते ही देखते इन 2 पलों में दोनों वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। अब तक योगेंद्र यादव जी इस हादसे से संभले भी नहीं थे कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब इतना खून बह चुका था योगेंद्र यादव जी का कि किसी को भी यह बताना बहुत मुश्किल था कि यह इंसान जिंदा है। इसीलिए और वो नीचे बैठ के फायर कर रहे थे और ऐसी हालत थी उनकी कि वो बेहोश नहीं थे, लेकिन उन्हें ये कुछ तो समझ रहा था कि गोलियां चल रही है और दुश्मन की सेना हमारे आसपास घूम रही है। इसलिए जब पाकिस्तान के लोग अंदर आ गए और उन्हें देखा तो उनको लगा कि योगेंद्र यादव जी की मौत हो चुकी है। तब पाकिस्तान के कमांडर ने ऑर्डर दिया कि सबको वापस शूट करो और देखो कि कोई जिंदा तो नहीं है। उन्होंने एक एक कर सबको शूट करना स्टार्ट किया। अब आती है योगेंद्र यादव जी की बारी। तो योगेंद्र यादव जी को 3 जगहों पर गोली मारी। एक तो उनके हाथ पर, दूसरी जंघा में और पैर पर। ऐसे 3 जगहों के ऊपर गोलियां मारी गई, लेकिन योगेंद्र यादव जी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को यह पूरा भरोसा हो गया कि सारे के सारे मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के कमांडर ने सैटेलाइट फोन से नीचे ये जानकारी दी कि जाओ और भारत के नीचे के पोस्ट के ऊपर अटैक कर दो। योगेंद्र यादव जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उनकी आंखें एकदम से खुल गई, सारी शक्ति लौट आई। और यहां पर वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि समर्पण एक ऐसा भाव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और फिर आत्मा को वो परमात्मा शक्ति देता है। वो कहते हैं कि मेरा समर्पण, जो भारतीय सोल्जर है, सैनिक है, उसका समर्पण तो इस मिट्टी से है और भारत की मिट्टी को वीर और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से सींचा है। तो मोटिवेशन मिलना कितना आसान था मुझे। सर ये सारी बातें सोच ही रहे थे, तभी पाकिस्तान के कमांडर ने उनकी आर्मी को यह ऑर्डर दिया कि जाओ और जाकर सबके जो गन्स है वो ले लो। तो 2 पाकिस्तान के सैनिक आए। उन्होंने क्या किया, एक जो था वो गन उठा था और दूसरा रिचेक करने के लिए कि सब मर गए हैं कि नहीं, ये करने के लिए शूट कर था। तो ठीक है, वैसे चलते रहा। जब योगेंद्र यादव जी की बारी आई, तब उनकी AK-47 एक ने उठाई और दूसरा जो जवान था उसने सीधा चेस्ट पे फायर किया। और सर को लगा कि यार अब तो मरना ही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खून बह चुका था। तो जब चेस्ट को जो हिट हुआ ना, उसके बाद में सर को लगा कि मैं मर गया हूं। मरने के बाद थोड़ी मालूम किसी को क्या होता है। तो सर को लगा कि ये जो मैं हालत में हूं ना, इसे कहते हैं कि मैं मर गया हूं। और ठीक है, वो पड़े रहे वैसे। जब वो AK-47 लेके वापस जा रहा था ना मुड़ के, तो उसका पैर सर के पैर से टकराया और उनको उस मोमेंट पे समझा कि नहीं, मरा नहीं हूं मैं तो जिंदा हूं। वो जो एकदम से जो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन आया ना अंदर कि नहीं मैं जिंदा हूं, अब तक भी चेस्ट पे गोली लगने के बाद क्या मालूम कैसे, लेकिन जिंदा हूं। तो सर के मन में एक ख्याल आया और उनके मन में ये विश्वास निर्माण हुआ कि अब तक नहीं मरा हूं तो आगे भी नहीं मरूंगा। नीचे जाऊंगा मैं और ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, तब तक मैं पक्का नहीं मरने वाला। और कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप सोचिए, चेस्ट पर गोली लगने के बाद में कोई कैसे जिंदा रह सकता है। इसका रीजन था कि सर की जो पॉकेट था ना यहां पर, जो एग्जैक्ट हार्ट के सामने था, उस पॉकेट के यहां पर सर ने कुछ 5-5 रुपए के कॉइन्स रखे थे। बहुत सारे कॉइन्स थे, तो वो कैसे एक जगह पे इकट्ठा हो चुके थे और गोली एक्चुअली उन कॉइन के ऊपर लगी। इसलिए जोर से झटका तो बैठा, लेकिन सीने के अंदर गोली नहीं घुसी। यही कारण था कि सर चेस्ट पर गोली लगने के बाद भी बिल्कुल ठीक थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि AK-47 जिसके हाथ में है वो पीछे मुड़ चुका है, उन्होंने ग्रेनेड निकाला, मुंह से उसकी पिन निकाली और सीधा उसके ऊपर फेंक दिया।
और ग्रेनेड कहां पर गिरा? जो जैकेट होता है ना, उसकी कैप होती है पीछे, जो हम सर्दियों में ऐसे लेते हैं, उस कैप में जाकर गिरा। अब एकदम से उसे समझ में आया पाकिस्तान के सोल्जर को कि कुछ तो पीछे गिरा है। उसने पलट के देखा तो सारे सोल्जर्स वैसे ही पड़े हुए हैं, मरे हुए। अब इस बात का तो उसे भरोसा था कि सारे मर चुके हैं, तो उसे लगा कि नहीं, मुझे कुछ आभास हुआ होगा, कुछ आवाज नहीं आया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो जो पीछे अटका हुआ ग्रेनेड था वो जोर से फटा और सीधा यहां से सर उसका जाकर दूर किसी जगह पर जाकर उड़ा, और उसकी जो बॉडी थी वो पीछे योगेंद्र सर के ऊपर जाकर गिरी, और उसके हाथ में थी AK-47। वो AK-47 योगेंद्र यादव जी ने उठाई और जैसे ही फायर करने की इच्छा जताई, हाथ ने मना कर दिया। सोचिए ना, अरे हड्डियां बाहर निकल चुकी थी हाथ की, कैसे फायर होता? लेकिन फिर भी उस जज्बे के कारण उन्होंने जो दूसरा हाथ था, उस अकेले हाथ से AK-47 उठाई और फायरिंग स्टार्ट कर दी। और कैसे फायरिंग की? जो आर्मी के लोग थे उनके ऊपर तो फायरिंग की ही, लेकिन पत्थरों में टर्न होने लगे, जैसे इस पत्थर से उस पत्थर जाने लगे। तो पाकिस्तान आर्मी को क्या लगा कि इंडिया ने रीइंफोर्समेंट भेज दी है, पीछे से कई जवान आ चुके हैं। और जैसे ही उन्हें पता चला, उन्हें समझा कि अपना मोमेंटम तो ब्रेक हो गया और इंडियन आर्मी से यहां पर हमें जंग नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने पीछे के रास्ते से भागना ही उचित समझा। उसके बाद में सर ऊपर गए, उन्होंने चेक किया कि जो उनके साथी है कोई जिंदा तो नहीं है। तो देखा तो सारे के सारे बहुत बुरी तरीके से मारे जा चुके थे। तो ये सारी जो चीजें थी वो देखकर सर वहां पर बैठकर बिल्कुल दुखी हो गए और रोने लगे। तब उनको ये बात का भी अंदाजा नहीं था कि कौन से साइड में भारत है और कौन से साइड में पाकिस्तान। तो बीच में से उनके से आवाज आई कि वो जो नाला है ना, उस नाले से नीचे चले जाए। और सर ने वैसे ही किया। बिल्कुल खराब हालत थी, इतनी खराब हालत थी कि उनको ऐसे लग रहा था कि उनका जो हाथ था उसे काट दिया जाए, क्योंकि वो इतना तकलीफ हो रही थी वहां पर। तो उन्होंने काटने की भी कोशिश की, जोर से हाथ को ऐसे खींचते, लेकिन हाथ उनके अंदर इतनी भी शक्ति बची नहीं थी कि वो उस हाथ को निकाल पाए, जो लटक रहा था उसे निकाल पाए। तो उन्हें उनके हाथ को पीछे से बांध लिया और चलते रहे आगे। तो नाले के आगे एकदम से गड्ढा आ गया और उन्हें वो दिखा नहीं। तो एक हाथ से पत्थर को ऊपर पकड़कर नीचे उस नाले से लटकते रहे वो। तो देखा तो उन्हें लगा कि वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। जब अच्छे से देखा तो उन्हें अपने लोग नजर आए और उन्होंने मदद के लिए सबको बुलाया। तब अपने सारे सोल्जर्स आए वहां पर और उन्हें नीचे उतारा। उनकी स्थिति देखकर सबसे पहले सबको यही लगा कि ये बचने बिल्कुल वाला नहीं है, क्योंकि सोचिए आप, सारे शरीर में से ऐसी एक भी जगह नहीं थी पूरे शरीर में कि जहां से खून नहीं निकल रहा हो। तो वो उनको कमांडिंग ऑफिसर के पास लेकर गए और कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचते पहुंचते सर की आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई थी। वो बस ऐसा कुछ समझ पा रहे थे कि मुझे कहां पर तो अपने ही लोग लेकर जा रहे हैं। अब जब वो उस टेंट में पहुंचे तब कमांडिंग ऑफिसर ने उनको पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब सर ने बोला कि नहीं, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं। और ये बोलते हुए उनकी जबान इतनी हेवी हो चुकी थी कि मुश्किल से कुछ शब्द बाहर निकल रहे थे। तो उन्हें ग्लूकोज वगैरह दिया। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन हुआ कि मैं आपका कमांडिंग ऑफिसर हूं वगैरह, सर को याद आया। फिर कमांडिंग ऑफिसर ने जस्ट ऐसे पूछा कि इनपुट्स दो ऊपर क्या क्या है। तब सर ने झट से बोला कि सर ऐसे ऐसा अटैक होने वाला है, आप जल्दी से सूचना दे दो उनको ऊपर कि पाकिस्तान आर्मी ऊपर से नीचे के पोस्ट पर अटैक करने वाली है। और बाकी सारी चीजें बताई कि उन्होंने कैसे कैसे वेपन्स लगाए हुए हैं, कहां पर वेपन्स है, हम उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। अब आगे कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है? तब सर ने वापस बताना स्टार्ट किया कि ऐसे ऐसी मिलिट्री है, ऐसे ऐसी आर्मी के लोग वहां पर ऐसे खड़े हैं, यहां पर है। सर ने बोला नहीं, ये नहीं, मुझे खाने की रिक्वायरमेंट बता। तो सर को एकदम से याद आया खाने के बारे में। सर बोले, सर खाना तो नहीं मालूम, क्योंकि 72 घंटे हो गए, हम में से किसी ने कुल मिलाकर आधा बिस्किट पैकेट से ज्यादा भी कुछ नहीं खाया। उनके पास एक पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा था, उस पार्ले जी के बिस्किट का आधा पैकेट अभी भी बाकी था 72 घंटे होने के बाद भी। तो ये था इंडियन आर्मी के लोगों का जुनून, जज्बा, उनका राष्ट्र प्रेम, और जिनके कारण, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं और आप शांति से जी रहे हैं। ये सब होने के बाद भी योगेंद्र यादव जी को बेहोश तो रहे, 3 दिन बाद उनको होश आया, लेकिन वो जो था ना कि मुझे जीना है, मुझे देश की सेवा करनी है, ये जो भावना थी ना, उसने मौत को भी हराया। और 3 दिन बाद सर 16 महीने तक
हॉस्पिटल में रहे। 3 दिन बाद होश तो आ गया था, लेकिन हॉस्पिटल में रहना था, क्योंकि कितना रिपेयर करना पड़ेगा बॉडी को। सारे के सारे जो पार्ट्स थे हमारे, हाथ पैर, जहां पर चेस्ट का, सब तो डैमेज हो चुके थे। तो 16 महीने लग गए सर को रिकवर होने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज भी सर हमारे आर्मी के अंदर उनकी जो ड्यूटी है वो उतने ही जोश के साथ उसका पालन कर रहे हैं, और आज भी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव जी, मैं सारे भारतीयों की तरफ से आपके इस महान कार्य के लिए आपको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद।